प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 15.3 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, एक एक चीज़ को नोट कीजिएगा। और बच्चा, आपको जो भी चीज़ में डाउट हो कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, इस चीज़ को हमें फिर से बताइए, तो आप बेझिझक अपने डाउट्स इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं आपके सभी प्रश्न, आपके सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ बच्चा, और जो मुझे लगता है कि हाँ इसे फिर से समझाने की ज़रूरत है तो मैं उसे फिर से भी समझाता हूँ। तो पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, त्रिभुज PQR में कोण P और कोण Q के अंतर्गत भुजा है। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले त्रिभुज PQR यहाँ है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, P, Q और यहाँ R। यहाँ पे 3 कोण हैं, पहला बात। अब इसमें 3 भुजा है, P से Q एक भुजा है, Q से R भुजा है और P से R भी एक भुजा है। तो हमें बताना है कि कोण P यहाँ पे और कोण R इसके अंतर्गत कौन सी भुजा है। कोण P और कोण Q यहाँ पे इसके अंतर्गत कौन सी भुजा आ रही है? P क्यों भुजा आ रही है? ये भुजा। तो P क्यों लिख देंगे बच्चा ऐसे करके, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? PQ। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले आपके सामने कुछ चित्र बन रखे हैं और चित्रों के नीचे लिख रखा है बच्चों, उपर्युक्त चित्र में ASA, इसका अर्थ हुआ बच्चा एंगल साइड एंगल का उपयोग करते हुए बताएं कि कौन से त्रिभुजों के युग्म सर्वांगसम हैं। सर्वांगसम की स्थिति में उत्तर को सांकेतिक रूप में लिखिए। इस प्रकार हमें प्रश्न लिख रखा है। तो पहला यहाँ पे चित्र बन रखा है जिसमें आपके सामने 2 त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF इस प्रकार बन रखे हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा बच्चा कि हमें एंगल साइड एंगल को यहाँ पे सर्वांगसम में दिखाना है। तो सबसे पहले हम एंगल को देखेंगे। तो एंगल B यहाँ पे 60 डिग्री का है, एंगल E भी 60 डिग्री का है। फिर हमें साइड को दर्शाना है। तो AB, यहाँ पे AB भुजा 3.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे EF भुजा 3.5 सेंटीमीटर है। फिर हमें कौन दिखाना है, क्योंकि पहले एंगल, तो एंगल बराबर है, यहाँ साइड बराबर है। फिर से एंगल A और एंगल F 40-40 का है, तो यहाँ पे सर्वांगसम ये दोनों होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है बच्चा त्रिभुज ABC में, यहाँ से ABC में, और इसमें लिखेंगे त्रिभुज इससे DEF में, DEF इस त्रिभुज में सबसे पहले एंगल को, तो एंगल दर्शाएंगे कि यहाँ पे त्रिभुज ABC में एंगल A 40 डिग्री का है और त्रिभुज DEF में एंगल F 40 डिग्री का है। तो ये दोनों बराबर हैं। बराबर क्यों हैं आप लोग ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, 40 डिग्री का है। फिर भुजा को दर्शाना है, पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल। तो एंगल 40 डिग्री का हमने बराबर किया। फिर AB भुजा बराबर होगी EF भुजा के। क्यों बराबर होगी? क्योंकि इन दोनों की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। तीसरे यहाँ पे कोण B कोण E के बराबर होगा। तो कोण B बराबर कोण E, क्योंकि ये 60 डिग्री का है। तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल आ गया हमारा। तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के। तो ये आप लिख दीजिए, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से। कई जगह आपको सर्वांग समता कसौटी से लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप लोग वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो ये नियम से ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांगसम है। सर्वांगसम होने का अर्थ क्या हुआ बच्चा? सर्वांगसम हमने दर्शाया तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? आपने कभी सोचा कि सर ठीक है हमने त्रिभुजों को सर्वांगसम दर्शा दिया, इसके सर्वांगसम दर्शा दिया, फ़ायदा क्या हुआ ये हमें बताइए। तो फ़ायदा यह हुआ बच्चा कि जब भी आप किसी 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम दर्शाते हो तो CPCT से इसके जो अन्य भुजाएं हैं वे दोनों भी सर्वांगसम होते हैं। अब अन्य भुजाएं क्या क्या बच गई? यहाँ पे AB भुजा EF के बराबर है। अब दूसरा यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो BC भुजा है वो यहाँ पे ED के बराबर होगी और जो DF भुजा है वो AC के बराबर होगी।
ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या इसी का जो आकृति 2 दे रखा है उसे करते हैं। तो आकृति 2 में यहाँ पे फिर से 2 त्रिभुज हैं PQR और यहाँ पे FDE। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज FDE में। ठीक है, सबसे पहले हमें एंगल को दर्शाना है। तो एंगल Q 90 डिग्री है, एंगल D 90 डिग्री है। तो एंगल Q PQR में और D यहाँ पे FDE में एंगल D बराबर होगा, ब्रैकेट में लिख देंगे 90 डिग्री। फिर हमें भुजा को दर्शाना है। तो भुजा में देख लेते हैं, जो PR है इसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है और DE इसमें FDE त्रिभुज में यहाँ पे जो FE है उसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। तो PR बराबर FE होगा, ब्रैकेट में लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर। तीसरी बात आप यहाँ देखिए कि कोण R 50 डिग्री है और कोण E भी 50 डिग्री है। तो कोण R बराबर होगा कोण E का, ब्रैकेट में लिख देंगे 50 डिग्री। तो पहले आया बच्चा एंगल, फिर आया साइड, फिर आया एंगल। तो लिखेंगे एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। तो सांकेतिक रूप में लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ से देख लीजिए त्रिभुज PQR सर्वांग सम होंगे त्रिभुज FDE के। तो PQR और FDE ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तीसरा आकृति दे रखा है, इसमें भी 2 त्रिभुज बन रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे भी 2 त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ से देखते हैं तो DAB, यहाँ से यह एक त्रिभुज है। यहाँ से देख लीजिए बच्चा, लिख लेता हूँ मैं त्रिभुज DAB यह एक त्रिभुज है। और फिर इधर से लेंगे CBA यह भी एक त्रिभुज है। तो आप देखिए मैं इसे अलग रंग से दिखा दे रहा हूँ। DAB यह जो लाल रंग से दिख रहा है यह एक त्रिभुज बन रहा है। और फिर इधर मैं अलग रंग से दिखा देता हूँ, ये देखिए ब्लू रंग से है। CBA यहाँ से एक त्रिभुज बना। तो त्रिभुज DAB तथा त्रिभुज CBA में सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो त्रिभुज DAB में जो P कोण है यहाँ पे 30 डिग्री का है। तो यहाँ पे 30 डिग्री का है DAB में। और दूसरी बात CBA इसमें जो A कोण है वो 30 डिग्री का है। तो कोण B DAB का कोण B बराबर होगा CBA का कोण A का। क्यों होगा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 30 डिग्री का है। तो दोनों बराबर हैं। अब दूसरा में भुजा दर्शाना है। तो इन दोनों के निर्माण में जो AB भुजा है वो दोनों आ रही है, क्योंकि DAB AB आ रहा है, CBA AB आ रहा है। तो AB बराबर AB, ब्रैकेट में लिख देंगे उभयनिष्ठ, दोनों के निर्माण में आ रहा है। अब आप देखिएगा बच्चा कि त्रिभुज DAB में यह जो पूरा कोण है यानी 45 और 30 ये दोनों आ रहा है। ठीक है, यह पूरा कोण आ रहा है इसमें। और CBA इस त्रिभुज के निर्माण में 45 और 30 इसमें भी आ रहा है। तो कोण A बराबर होगा कोण B का। कोण A किसकी बात कर रहे हैं हम, DAB में जो कोण है इसकी पूरा बात कर रहे हैं। और इसमें जो कोण B है इसमें 45 और 30 इन दोनों की बात कर रहे हैं। बराबर होगा, ब्रैकेट में लिख देंगे 45 जोड़ 30। तो आ गया हमारा एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से। फिर नीचे लिख दीजिएगा त्रिभुज DAB सर्वांग सम होंगे त्रिभुज CBA के। ये आपको लिख देना है, ये आप लिख दीजिए। ठीक है बच्चा, 45 और 30 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमने बच्चा इस पूरे कोण को लिया है। यदि हम DAB में बात करें कोण A का तो कोण A पूरा होगा तो 45 तो लिखेंगे और यहाँ पे 30, ये दोनों को जोड़ेंगे। और इस त्रिभुज में बात करें CBA में तो इसमें भी B जो कोण है वो 30 और 45 दोनों को लेंगे, इसीलिए हमने इन दोनों को लिया है। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या यहाँ पे 3 को करते हैं। तीसरा प्रश्न दे रखा है, दिए गए आकृति में किरण AZ यहाँ पे कोण DAB यानी यह कोण तथा कोण DCB को समद्विभाजित करती है। हमने यहाँ पे एक किरण डाला तो यहाँ से जो कोण A है वो 2 बराबर भागों में बट गया, कोण C भी 2 बराबर भागों में बट गया। समद्विभाजित का अर्थ है कि 2 बराबर भागों में बांट दे।
ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि त्रिभुज BAC यह त्रिभुज यहाँ पे और DAC इस त्रिभुज में बराबर भागों के 3 युग्म बताइए। तो सबसे पहले तो A बराबर भागों में बट गया है ना। यहाँ तो प्रश्न में ही दे रखा है कि DAB और DCB को समद्विभाजित करती है। तो पहला तो A बट गया, दूसरा C बट गया और AB दोनों में है, तो यहाँ पे ये दोनों हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि D यहाँ पे BAC और त्रिभुज DAC में, हमने यही पूछ रखा है कि BAC और त्रिभुज DAC में। सबसे पहले आप लोग देखिए कि यहाँ पे कोण A बराबर होगा कोण A का। क्यों बराबर होगा? क्योंकि AZ जो किरण है वो DAB को समद्विभाजित करती है। आप लोग यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो कि किरण AZ DAB को समद्विभाजित करती है। दूसरा बात, AB बराबर होगा यहाँ पे AB नहीं AC जो यहाँ पे किरण है वो बराबर होगा AC के। क्यों बराबर होगा सर? क्योंकि AC जो किरण है वो BAC इस त्रिभुज के और DAC इस त्रिभुज के निर्माण में आ रही है, तो ये बराबर होगा, लिख देंगे इसमें उभयनिष्ठ। और कौन सी बराबर होगा? कौन सी के? क्योंकि जो AZ यहाँ पे किरण है वो इन दोनों इसी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तीनों बराबर हैं। जब ये तीनों बराबर आ गए तो क्या हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दर्शा सकते हैं? बिल्कुल दर्शा सकते हैं। इसी में आपका जो प्रश्न संख्या 2 पूछा गया है बच्चा कि क्या त्रिभुज BAC सर्वांग सम है त्रिभुज DAC का? कारण दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप लिखिएगा कि हाँ त्रिभुज BAC सर्वांग सम है त्रिभुज DAC के, और कारण में आप इन सभी बातों को लिख दीजिएगा कि कोण A के बराबर होगा, कोण AC और भुजा AC के बराबर होगा उभयनिष्ठ में, और कोण C के बराबर होगा, ये आप लिख दीजिएगा। इसीलिए त्रिभुज BAC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DAC का। इसी का तीसरा प्रश्न पूछ रखा है कि AB बराबर CD है। AB जो है यह CD के बराबर है। अपने उत्तर का उचित कारण दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ। क्यों बराबर है? क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, चूंकि त्रिभुज DAC सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के, तो इसीलिए AB बराबर AD होगा। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सिर्फ CPCT का अर्थ होता है कॉरस्पेंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग ये बराबर होते हैं। इसे आपको लिख देना है। इसी का प्रश्न संख्या 4 दे रखा है कि क्या CD बराबर CB है? कारण बताइए। क्या CD और CB बराबर हैं? तो ये भी बराबर होंगे, लिख दीजिएगा। चूंकि DAC सर्वांग सम हो गए त्रिभुज BAC के, तो CB बराबर CD होगा। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा CPCT। ठीक है, तो ये थे प्रश्न उत्तर बच्चा प्रश्नावली 15.3 के। तो इसी के साथ ये जो प्रश्नावली है हमारा समाप्त हुआ। इसके बाद प्रश्नावली 15.4 के प्रश्न को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप अपने डाउट बेझिझक कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप भारत वर्ष क्लासेस पर नए आए हैं तो प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।